नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन साइंस क्लास में। अभी लास्ट हमने टॉपिक किया था लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हमने प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को कंप्लीट किया था। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बार बता देते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 पर लाइट रे टकराती है। ये हुआ मीडियम 1 और ये जिस पर टकराई ये हुआ मीडियम 2। इस पर टकराती है और लाइट पुनः वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस पे नॉर्मल डालते हैं हम। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जिसकी रिस्पेक्ट में ये लाइट रे का एंगल देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों लॉ आपको बता दिए थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सेम पॉइंट पर होगा, एक ही पॉइंट पर लाई करेगा ये तीनों। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर गिरेंगी। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, इंटरफेरेंस का पॉइंट जहाँ पर ये तीनों गिरेंगी। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल लाइन के साथ में ये इंसिडेंट रे बना रही है और जो नॉर्मल लाइन के साथ में ये रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये हुई बात दोस्तों रिफ्लेक्शन की। लेकिन जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करूँगा दोस्तों, जब भी मैं रिफ्लेक्शन की बात हो गई, जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा, रिफ्रैक्शन यानी अपरिवर्तन और परावर्तन में क्या फ़र्क है ये आपको अभी जानने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही लाइट रे एक मीडियम से चलती है और मैंने बताया था हर मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, वाटर का मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 और मैंने ग्लास का बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और एयर का मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है, डेंस मतलब घना है, कौन सा मीडियम कितना रेयरर है यानी कितना हल्का है। तो दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का जितना ज़्यादा होगा वह उतना घना होगा, जिसका जितना कम होगा वह उतना कम घना होगा। यानी ग्लास ज़्यादा डेंस होगा किससे? वाटर से। ये मैंने ज़्यादा का साइन लगा दिया, ये वाटर से। और एयर सबसे कम डेंस होगी, तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा डेंस कौन सा है? वाटर। उससे ज़्यादा डेंस कौन सा है? ग्लास। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं तो एयर हल्की है, उससे भारी हुआ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखें तो, डेंसर से देखें तो, और उससे ज़्यादा भारी हुआ ग्लास। तो दोस्तों, ये हुई बात हमारी एयर की, वाटर की और ग्लास की। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर डेंस है या एयर, तो आप कहेंगे एयर। वाटर, ये बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, एयर जो होगा वो कम डेंस होगी वाटर से, वाटर ज़्यादा डेंस होगा। अगर मैं डेंस की बात करूँ, घने की बात करूँ, ठीक है, जब मैं घने की बात करूँगा तो वाटर ज़्यादा घना है और ग्लास उससे ज़्यादा घना है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का 1.3 और ग्लास का, एयर का 1, वाटर का 1.3, ग्लास का 1.5। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा घना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं रेयरर की बात करूं यानी हल्के की बात करूं तो एयर सबसे ज़्यादा हल्की है, उसके बाद वाटर और उसके बाद ग्लास। तो डेंसर और रेयरर आपको समझ में आ गया होगा। जो ज़्यादा घना होता है उसे डेंसर कहते हैं, जो कम घना होता है उसे रेयरर कहते हैं। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमेशा
दो मीडियम्स के बीच में होता है और दोनों मीडियम्स सेम तो नहीं होंगे कि पानी को पानी से देखेंगे, एयर का एयर से देखेंगे, एयर और वाटर का देखेंगे, वाटर और ग्लास का देखेंगे, ग्लास और एयर का देखेंगे। ठीक है, लाइट रे जब हवा से चलती है, कोई रे अगर हवा में चली, ठीक है दोस्तों, नॉर्मल हमें पता है परपेंडिकुलर ये माना जाता है, रे यहाँ से चली, इंसिडेंट रे यहाँ से चली आकर पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पे टकराई, ये हुआ नॉर्मल पूरा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल। इंसिडेंट रे कहाँ, हवा में चली, मान लीजिए ये एयर था और अब ये नीचे इसके पानी है, ये पानी में जा रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो एयर यानी रेयरर टू डेंसर जा रही है, ये हुआ रेयरर और ये हुआ डेंसर। तो जब भी इंसिडेंट कोई भी रे, जब भी कोई रे अपना पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस अपने मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर उसमें प्रवेश कर जाती है, यानी रिफ्लेक्शन में वो वापस उसी मीडियम में आ जा रही थी, यानी रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, वापस उसी मीडियम में आ जा रही थी, तो दोस्तों उसे रिफ्लेक्शन कहते थे। पर रिफ्रैक्शन में ये डिफरेंट है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में वो उसी मीडियम में वापस नहीं जाती, दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती है। और जब ये रेयरर टू डेंसर जाती है तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये क्या करती है, बेंड हो जाती है, बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इधर नहीं गई, जाना था इसको इधर, सीधी आ रही थी, सीधी इधर जाती, लेकिन ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जब ये रेयरर टू डेंसर जाती है। कोई लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है, ठीक है दोस्तों, आप खाली ऐसे समझेंगे कि जब ये किसी हल्के माध्यम से लाइट या कोई भी तरंग भारी घने माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही क्या होता है, डेंसर टू रेयरर जाती है, दूसरा केस, जैसे ही डेंसर टू रेयरर जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही कोई लाइट रे, ये आई लाइट रे, ये हुआ नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये पानी से हवा में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, या आप पानी ना सोचकर इसे ग्लास समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे आप पानी ना समझकर इसे ग्लास समझिए कि शीशे से टकराकर हवा में जा रही है। तो शीशा ज़्यादा घना होता है ना हवा से, क्योंकि शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया 1। तो दोस्तों ग्लास जब डेंसर से रेयरर में, डेंसर से यानी घने से हल्के में जाती है लाइट रे, तो रिफ्रैक्शन तो यही होता है कि वो दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है ना, दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी तो रिफ्रैक्शन, अपरिवर्तन। लेकिन दूसरे मीडियम में प्रवेश कैसे करेगी, इसे जाना तो था यूं, ये कुछ चली गई यूं, यानी ये दूर भाग जाती है नॉर्मल से, यानी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स, जैसे ही ये घने से हल्के में आती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग जाती है। यानी लाइट रे जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, रेयरर मीडियम से हल्के से घने मीडियम में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब घने मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ आती है, हल्के मीडियम में आती है, तो यह नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो तरह से, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम अब पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और अब कॉन्सेप्ट बेस पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके, किसका साइन है, परिवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिवाइज करते रहिए दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, परिवर्तनांक,
ये उसके परिवर्तनांक, स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, यानी जो मीडियम जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा घना होगा, और जो जितना घना होगा ना दोस्तों उसमें लाइट को चलने में दिक्कत होगी, उसकी स्पीड कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा घना होना, ठीक है, मीडियम का ज़्यादा घना होना और स्पीड ऑफ लाइट का कम होना। अब दोस्तों वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। ये तो पहला पॉइंट आया कॉन्सेप्ट का। दूसरा पॉइंट आया कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य होती है कलर्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम कलर ऑफ लाइट में देखेंगे, एक तो हुआ वाइट कलर ऑफ लाइट, लेकिन लाइट के भी कई सारे कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विबज्योर। जब हम देखते हैं वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, तो ये हुआ रेड, हमारे हो गए दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स, और ये हुआ हमारा वॉयलेट, ठीक है, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज। दो पे फोकस करते हैं एग्जाम में दो कलर से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन रखते हैं। तो दोस्तों वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ होती है किसकी? देखते रहिएगा आप, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है मैक्सिमम कौन से कलर की? लाल कलर की तरंगदैर्घ्य। आपसे पूछा जाता है कि डेंजर बोर्ड या एम्बुलेंस की लाइट या पुलिस की जो जीप पर सायरन वाली लाइट होती है वो क्यों लाल कलर की होती है? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है दोस्तों, ताकि दूर से दिखाई पड़े कि लाल कलर की लाइट चमक रही है, यानी एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस आ रही है। दूर से चमकने वाली लाइट को ही यूज़ किया गया है डेंजर बोर्ड पर। तो दोस्तों दूर से दिखे कि डेंजर है, यहाँ पर नहीं जाना है, तो रेड कलर की लाइट ही क्यों यूज़ करी? आप उत्तर देंगे क्योंकि उसका वेवलेंथ, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है 7 रंगों में। मैं सिर्फ विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। इन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा जो हमें दिखेगा वही तो हम उसी को तो हम अपना पैरामीटर मानेंगे, तो हमें ये 7 रंग ही दिखते हैं, इसलिए रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ, इसीलिए उसे एम्बुलेंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए पुलिस की सायरन लाइट में यूज़ करते हैं, इसीलिए डेंजर बोर्ड में यूज़ करते हैं। अब वेवलेंथ मैक्सिमम हुई अगर दोस्तों, तो वेवलेंथ तो इन्वर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो लाल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा दोस्तों? अगर तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे कम, यानी लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल का परिवर्तनांक सबसे कम होता है। अब देखिएगा, परिवर्तनांक सबसे कम होने का मतलब वह कम घना है। लाल रंग का कलर सबसे कम घना है। परिवर्तन देखिए, वेवलेंथ मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, परिवर्तनांक मिनिमम हो गया, न्यूनतम हो गया। अधिकतम क्या हो गया था? तरंगदैर्घ्य। और अगर न्यूनतम हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परिवर्तनांक न्यूनतम हो गया, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी लाल कलर में? आप सोचिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने, न्यूनतम होने का मतलब ये बहुत कम घना है। लाल रंग की लाइट बहुत कम घनी होती है, इसीलिए मैक्सिमम स्पीड किस में होती है लाइट की? आपसे पूछा जाएगा, बताइए लाल कलर के ग्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल कलर के ग्लास, किस कलर के ग्लास में, ग्लास के किस कलर में, ठीक है दोस्तों, ग्लास के किस कलर में, शीशे के किस कलर में लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है? तो आप कहेंगे कि लाइट की तरंगदैर्घ्य भी और उसकी स्पीड भी लाल कलर में सबसे तेज होती है, क्योंकि परिवर्तनांक सबसे कम होता है किसका? लाल कलर का। तो ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में आ गई? रेड में। तो ये तीनों ही बातें, एक मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेवलेंथ और सबसे कम परिवर्तनांक किसका होता है? लाल कलर का। अब दोस्तों ऐसे ही हम समझते हैं वॉयलेट कलर को। इसको वॉयलेट कलर को समझते हैं। वॉयलेट कलर में सबसे कम, दोस्तों अब एक बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, तो मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसकी मैक्सिमम होगी वेवलेंथ,
तो मिनिमम होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ये बात याद रखिएगा। आवृत्ति, लाल कलर की आवृत्ति मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। हालांकि फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, क्योंकि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, उसकी आवृत्ति पर और उसके फेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेवलेंथ पर फर्क पड़ता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर फर्क पड़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसकी स्पीड पर फर्क पड़ जाएगा। यानी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अगर माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लाल कलर मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है। आइए वॉयलेट कलर की बात कर लेते हैं, बैंगनी रंग की बात करते हैं। दोस्तों वॉयलेट कलर की मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम न्यूनतम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होती है। हमारे 7 रंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? वॉयलेट की। अब वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। दोस्तों कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे कि आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा कि लाल कलर में स्पीड, किस कलर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, किस कलर में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कम हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो मीडियम उतना ही घना होता चला जाता है। दोस्तों अब मिनिमम वेवलेंथ हुई तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है, परिवर्तनांक का साइन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, किस कलर ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है? तो न्यूनतम होता है लाल कलर का और मैक्सिमम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों वॉयलेट कलर का। तो वॉयलेट कलर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हुआ तो इसका मतलब कि वॉयलेट कलर जो है वो ज़्यादा घना होता है, ज़्यादा डेंस होता है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? मिनिमम, न्यूनतम, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट। पूछेगा किस कलर के ग्लास में, किस कलर के ग्लास में प्रकाश की गति सबसे कम होती है? आप कहेंगे वॉयलेट। किस कलर के ग्लास में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है? आप कहेंगे रेड। आपसे पूछे किस कलर में, किस कलर का परिवर्तनांक सबसे ज़्यादा? आप कहेंगे वॉयलेट। सबसे कम परिवर्तनांक किस कलर का? आप कहेंगे रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की? आप कहेंगे रेड। सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की? आप कहेंगे वॉयलेट। तो दोस्तों वॉयलेट और रेड को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आने की संभावना नहीं है, आए हुए हैं, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लाल कलर के, आपको कहेगा कि किस कलर के शब्द, यदि किसी कलर, मान लीजिए लाल कलर का शब्द, वॉयलेट का और ग्रीन का, सभी कलर्स के शब्द पर एक चार्ट पर कलर्स लेटर लिखे हों और आप कभी लाइसेंस बनवाने गए हों तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का, तो शीशे के अंदर कलर्ड लेटर्स लिखे होते हैं। तो आपसे पूछेगा किस कलर का लेटर ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है, किस कलर का लेटर ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है। तो दोस्तों किस कलर का लेटर ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है? दोस्तों देखिए रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, मैंने आपको बताया रेड की वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो ये इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है ना दोस्तों, तो ये मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करेगा, हमारी आंखों को ज़्यादा चुभेगा, ज़्यादा जल्दी से हमारी आंखों में कौन सा कलर आता है? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस कलर को लेके होती है हमारी आंखें? रेड कलर को लेके। किस कारण से? वेवलेंथ ज़्यादा, रिफ्रैक्ट ज़्यादा। सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट मैक्सिमम? कौन से कलर की लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है? लाल कलर की लाइट। आंख बंद करके लगाइएगा, वॉयलेट। वेवलेंथ इसकी मिनिमम होती है, ठीक है दोस्तों, वेवलेंथ क्या होती है इसकी? मिनिमम होती है। इसी वजह से ये लेस रिफ्रैक्ट करता है, ये लेस रिफ्रैक्ट करता है, लेस रिफ्रैक्ट, और ये मोर रिफ्रैक्ट, लेस रिफ्रैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो रेड और वायलेट को लेके जितने क्वेश्चन बनने थे, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, और दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होते। फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज, याद रखिएगा, चेंज नहीं होते, ठीक है ना दोस्तों, चेंज नहीं होते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को लेके बच्चे कम या ज़्यादा लिख देते हैं, लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी मीडियम बदलता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी तो वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा, पर फ्रीक्वेंसी और फेस पर कोई चेंज नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो जान के ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फेस को लेके कन्फ्यूज़न होती है, तो बच्चे गलत जवाब दे देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और फेस पर कोई चेंज नहीं आता। जैसे हमने साउंड में पढ़ा था कि साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो उसकी वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, पर फ्रीक्वेंसी पे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों साउंड में हमने पढ़ा था कि अगर तापमान बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकंड, 1 डिग्री तापमान बढ़ने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता। तापमान के बढ़ने से हालांकि बहुत कम चेंज आता है, लेकिन आप जान लीजिए कि एग्जाम में पूछ सकता है कि तापमान इंक्रीज होगा अगर माध्यम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है मीडियम का दोस्तों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का तापमान बढ़ने से घट जाता है। यानी तापमान बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, तो तापमान बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट, तापमान बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। साउंड के लिए भी ऐसा ही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ रही थी, टेम्परेचर घटता है तो साउंड की स्पीड घटने लग जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है। तो दोस्तों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और कलर, रेड और वॉयलेट को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो हमने आज इसमें डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। रिफ्रैक्शन को लेकर एग्जाम्पल होता है बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाए तो वो हमें व्हेन डिप्ड इन वाटर, वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आता है। आप पेंसिल को पानी में डाल के देखिएगा, वो थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आएगी। तो ये किसके कारण होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर इट शोज बेंड, कुछ बेंड दिखती है हमें, क्यों, किस कारण से, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिखती है। ये एग्जाम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी तारों का टिमटिमाना, पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है। तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना रेलवे, मतलब इसका तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण तारे टिमटिमाते हैं, पर रेलवे इसका उत्तर मानता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। तो बात एक ही हुई, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो रिफ्रैक्शन किया जाता है तारों से निकलने वाली लाइट का, क्योंकि तारे लाइट इमिट करते हैं ना, तो उस लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के कारण, तब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसका थर्ड एग्जाम्पल है कि हम जब बाहर से पॉन्ड में मछलियों को देखते हैं, फिशेस को, तो हमें लगता है कि कम गहराई पर है, पर जब हम हाथ डाल के उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा गहरी होती है। जब हम बाहर से किसी पानी से भरे टैंक को देखते हैं तो वो हमें कम गहरा नज़र आता है, लेकिन जब हम उसमें उतरते हैं तो हमें ज़्यादा गहराई समझ में आती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें बाहर से जो पानी के अंदर जो वस्तुएं हैं बाहर से हमें कम गहरी नज़र आती हैं, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। यानी वाटर टैंक, इसका एग्जांपल आता है वाटर टैंक शोज
less deeper, water tank shows less deeper as its actual depth, अपनी एक्चुअल डेप्थ से कम डीपर समझ में आता है, किस कारण से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल और आता है जिसमें इसमें हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऑप्टिकल फाइबर, चलिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ लेंगे दोस्तों। तो जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे से निकलने वाली चमक इसी की वजह से होती है। ये होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप जानेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अब दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक शर्त होती है कि कभी भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी हवा से ग्लास में नहीं जाएगी, हवा से शीशे में नहीं, शीशे से निकल के हवा में आएगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी हीरे से, मान लीजिए ये हीरा है, इससे टकरा कर जब एयर में आएगी लाइट, भाई हीरा जो है वो ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर का 1, तो यानी डेंसर से इसकी एक शर्त होती है कि डेंसर टू रेयरर ही लाइट चलनी चाहिए। जब लाइट डेंसर टू रेयरर चलती है, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट प्रवेश करती है तो क्या होता है? एक क्रिटिकल एंगल बनता है। देखिए ये नॉर्मल, अब मैंने आपको बताया था कि डेंसर से जब रेयरर में यानी घने से हल्के में जाती है लाइट तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर लाइट इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट नॉर्मल से जानी थी इस तरह से लेकिन गई दूर। अब ये बोलता है कि लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंस करे कि दूर जाती जाएगी, जितना ज़्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे लाइट दूर जाती जाएगी, कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आए ना वो 90 डिग्री आ जाए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो? 90 डिग्री। आपसे कोई पूछे क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण क्या होता है लाइट का, तो क्रांतिक कोण वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। और बिना क्रांतिक कोण को समझे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं समझ सकते। अब दोस्तों क्रांतिक कोण में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना कि 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? शर्त होती है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर, याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब एक्ट करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसर से रेयरर मीडियम के लिए ही ये एक्ट करेगा। बस रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू रेयरर, डेंसर टू डेंसर नहीं करेगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये मैंने मीडियम ऊपर का डेंसर माना, ये रेयरर माना, ये नॉर्मल। अब दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था जब क्रिटिकल एंगल था? 90 डिग्री जब था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना हो, कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो? मोर देन क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। क्रिटिकल एंगल क्या था? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन रहा था। अब ये कह रहा है क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। मान लिया कि इसके लिए बन रहा था क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री बन रहा था। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या कहा था हमने? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल CA। लेकिन ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी अब लाइट क्या होगी? यहाँ नहीं, यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो लाइट जो होती है अपने सेम मीडियम में वापस आ जाती है। जब रिफ्रैक्शन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाता है,
आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, समझ में यही आएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन इट विल क्रिएट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे इंसिडेंट रिफ्रैक्ट इनटू द सेम मीडियम, लाइट जो होती है अपने सेम मीडियम में पुनः वापस लौट जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में दोस्तों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके एग्जाम्स में आते हैं इसके एग्जाम्पल कि ये किस कारण से होता है। मिराज यानी मृग मरीचिका और लूमिंग भी कहते हैं इसे, यानी जब कभी भी आप रेगिस्तान में जाएंगे या किसी लंबी सड़क पर जाएंगे और धूप हो रही हो, तो आपको दूर से ऐसे नज़र आएगा जैसे बहुत दूर नज़र आएगा कि पानी है, कुछ आपको धोखा होगा। तो दोस्तों उसी धोखा को क्या कहते हैं, उसी धोखे को मिराज कहते हैं, मृग मरीचिका। यानी पानी होता नहीं है पर हमें दूर से ऐसे समझ में आता है जैसे पानी है। तो दोस्तों मिराज किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मिराज और लूमिंग प्रक्रिया होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण स्पार्किंग ऑफ डायमंड यानी हीरे का चमकना, मैंने आपको बताया था हीरे का चमकना, स्पार्किंग ऑफ डायमंड किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों याद, ये आपने कभी सोचा है कि सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में सूरज उगने से पहले ही रोशनी हो जाती है और शाम को सूरज डूबने के बाद भी कुछ देर तक रोशनी रहती है, यानी डे इज़ विजिबल, हमें दिन दिखाई देता है बिफोर सनराइज, ठीक है, बिफोर सनराइज हमें दिन दिखाई देता है बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, यानी सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद भी हमें क्या दिखाई पड़ता है, सूरज डूबने के बाद भी हमें रोशनी दिखाई पड़ती है, दिन दिखाई पड़ता है, विजिबल होती हैं चीज़ें कुछ देर तक। वो किस कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। दोस्तों मेटल बॉल और लैंप शूट शाइन करता है, मेटल बॉल और लैंप शूट, ये भी एग्जाम्पल आता है, शाइन करता है किस कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, आपने देखा होगा अभी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही नेटवर्क सिस्टम हमारा चल रहा है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये किस पे वर्क करता है दोस्तों, ये भी किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछ लेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह की ऊर्जा को किस तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आप देखिए ऑप्टिकल फाइबर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, हमारे संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है अपने ग्लास और क्वार्ट्ज के स्ट्रैंड्स के थ्रू लाइट एनर्जी में। ये आ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। अब मैं शॉर्ट में आपको एक बार बताता हूँ ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास या क्वार्ट्ज की पतली पतली स्ट्रैंड्स ली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.7। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डेंसर कितना है, इसके ऊपर ना कोटिंग की जाती है, एक मटेरियल की कोटिंग की जाती है और उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5। अब आप सोचिए, मैंने कहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी लाइट। अब लाइट जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट में। अब ये लाइट जो होती है ना दोस्तों, इस डेंसर मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, जैसे ही 1.5 में जाती है तो मेरा लॉ लग जाता है डेंसर टू रेयरर, है ना, डेंसर टू
रेयरर, और मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क करना शुरू कर देता है ऑप्टिकल फाइबर में। और ये यूज़ कहाँ पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर एक तो कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में भी 2 डायमेंशनल पिक्चर्स को सेंड करने में, 3 नहीं 2 डायमेंशनल पिक्चर्स को सेंड करने में ये यूज़ होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, हमारे मेडिकल लाइन में एंडोस्कोपी करने में, इंटरनल पार्ट्स की, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी की, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी के चेकअप के लिए एंडोस्कोपी करने में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों हमने यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और आपका हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट को लेके रेड और वॉयलेट के क्वेश्चंस आते हैं, रेड कलर और वॉयलेट कलर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी हमने कर लिए दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि रिफ्रैक्शन हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद रिफ्रैक्शन की बात हुई है तो लेंसेज की बात भी होगी, क्योंकि लेंस भी रिफ्रैक्शन पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये दोनों ही लेंस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते रहें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।